नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन डिजिटल। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। लोकसभा स्पीकर को लेकर इस वक्त जिस तरीके से दांवपेच चला जा रहा है, ये वाकई में कहा जाए कि लोकसभा स्पीकर की भूमिका कितनी बड़ी होती है, कितनी महत्वपूर्ण होती है। और खास करके जब गठबंधन की सरकारें होती है उस दौरान इस पद को लेकर सारी पार्टियां समझती हैं कि इसके पावर का इस्तेमाल आखिर कैसे किया जा सकता है। और यही कारण है कि इस वक्त कहा जा रहा है कि टीडीपी की तरफ से भी इस पद को मांगा जा रहा है, जेडीयू की तरफ से मांगा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी अपने पास रखना चाहती है, ओम बिरला को रिपीट करना चाहती है। लेकिन इन सब के अलावा एक और है कि डिप्टी स्पीकर का पद पिछले 5 साल के दौरान, यानी जब 17वीं लोकसभा चल रही थी, तब आपने इसका जिक्र नहीं सुना होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ये पद किसी को दिया ही नहीं था। और इसके पहले जितनी लोकसभा थी उनमें दरअसल डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दिया जाता था, जिससे एक पावर बैलेंस होती थी। ये परंपरा रही संवैधानिक तौर पर, लेकिन पिछली बार नहीं था। और इस बार अब इस पद को लेकर घमासान मचा हुआ है। ये कहा जा रहा है इंडिया अलायंस की तरफ से कि अगर डिप्टी स्पीकर का पद हमें नहीं मिला तो लोकसभा स्पीकर पद के लिए हम अपने प्रत्याशी उतार सकते हैं। इसी को लेकर चर्चा करेंगे, मंथन करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। आप अपना नाम बताइए, इंट्रोडक्शन करवाइए, फिर इस पर चलते हैं। मेरा नाम अपूर्व है और मैं न्यूज नेशन में आप लोगों के साथ हूँ। टॉपिक आज का जरा वो समझते हैं, उस पर चर्चा करेंगे कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पद, विपक्ष कह रहा है कि डिप्टी स्पीकर का पद हमें मिलना चाहिए, नहीं मिला तो हम स्पीकर पद के एक ओपोनेंट पे हम अपना भी प्रत्याशी खड़ा करेंगे। इसको आप कैसे देखते हैं? 2000 इसके पास पहले जब 17वीं लोकसभा थी तो उसमें ऐसा कोई डिप्टी स्पीकर का पद था नहीं, हालांकि 16वीं तक था, जो एक पावर बैलेंस होता दिखाई दे रहा था। तो फिलहाल पहला नजरिया क्या है, कैसे देखा जाए इसको? पहली बात तो जो ये उनकी डिमांड हो रही है, ये उनकी ताकत को दर्शाता है। देखिए पिछली बार उनके पास 52 सांसद थे, इस बार 99 और एक और जोड़ लिया उन्होंने अलग से अपने साथ, तो 100 हो गए। तो ये दिखा रहा है 100 तो कांग्रेस के हैं। हाँ, कांग्रेस के अकेले हैं 100। और लेकिन पूरे इंडिया अलायंस को देखा जाए तो ठीक ठाक 230 प्लस मार्जिन है उनका। हाँ नहीं, सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है इस बार। अगर हम देखें तो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है, तो एक मजबूत स्थिति में है। और अपने जो INDIA अलायंस है उसको देख लिया जाए तो बीजेपी से बहुत पीछे नहीं है। तो ये जो ताकत बढ़ी है उसी ताकत को दर्शा रहा है कि वो खुलकर डिमांड कर रहे हैं। पिछली बार डिप्टी स्पीकर नहीं मिला उन्हें पद, उन्होंने कोई डिमांड भी नहीं की, कुछ कह भी नहीं पाए, क्योंकि उस पोजीशन में वो नहीं थे। वो जो एक विपक्ष की भूमिका होती है संवैधानिक तौर पे, जो विपक्ष का जो कद होता है 10% सांसद होने चाहिए, वो 10% पे भी नहीं थे। हाँ, 55 से कम थे, कम से कम 55 होने चाहिए। तो इस बार उनके पास प्रॉपर सांसद हैं, उनके पास ताकत बढ़ गई है, तो इसलिए वो शो कर रहे हैं कि देखो हम आपसे कम नहीं है। तो ये जो डिमांड है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो डिप्टी स्पीकर पद चाहते हैं, वो पूरे देश में ये शो भी कर रहे हैं अपनी पावर को कि देखिए हम हार बेशक गए हैं, लेकिन लोकसभा के अंदर हमारी पावर कम नहीं है। अगर डिप्टी स्पीकर का पद बीजेपी की तरफ से ऑफर नहीं किया जाता है और प्रत्याशी उतारा जाता है, तो फिर सिचुएशन क्या पैदा हो सकती है? क्या ओम बिरला दोबारा रिपीट किए जाने की स्थिति में रहेंगे, या फिर बीजेपी चाहेगी नहीं कि वाकई में जो कुर्सी है स्पीकर की उसके पावर को डिवाइड किया जा सके? अगर ओम बिरला साहब या जो भी स्पीकर बनता है वो नहीं होता है तो जाहिर सी बात है उस दौरान पूरे सदन को डिप्टी स्पीकर ही चलाता है। और स्पीकर की भूमिका वो हो जाती है जो मुझे लगता है कि पिछले सदन में आपने देखा होगा, चाहे राहुल गांधी का मसला हो, चाहे पश्चिम बंगाल के सांसद का मसला रहा हो, उसमें विपक्ष ये आरोप लगाता रहा है कि उनको, यानी जो सत्ता पक्ष था उसका प्रिविलेज था उसमें। हाँ नहीं, ये आरोप पिछली लोकसभा में हमने देखा कई बार लगा है। और इस बार भी जो घमासान मचा है स्पीकर पद के लिए, वो इसीलिए मचा है क्योंकि इस समय देखिए जेडीयू और टीडीपी वो भी ये चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं से स्पीकर पद उन्हें मिल जाए। हालांकि इतना आसान नहीं होगा। इस समय बीजेपी अकेले इतनी शक्तिशाली जरूर है कि वो स्पीकर पद अपने पास रखेगी। इसको ऐसे समझा जाए ना, 3 खाने में स्पीकर पद एक तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने पास रखना चाहती है, जेडीयू टीडीपी की तरफ से कहा जा रहा है कि हमें भी दीजिए, हमारी तरफ से होना चाहिए। और विपक्ष कह रहा है कि भाई अगर स्पीकर पद पे आप चाहते हैं कि फेयर तरीके से एक तरफा आपकी बातें सुनी जाए तो डिप्टी स्पीकर हमें दीजिए। कुर्सी को लेकर लड़ाई इस वक्त शुरू हो गई है। हाँ, लेकिन अगर डिप्टी स्पीकर पद अगर नहीं मिला और स्पीकर के लिए लड़ाई 3 तरफा हुई, अगर INDIA गठबंधन ने भी प्रत्याशी उतारा, तो मामला बहुत मजेदार हो जाएगा। क्योंकि जो एक सरकार बनने के बाद दल बदल वाली स्थिति मानी जा रही थी कि नायडू पलट सकते हैं और नीतीश कुमार पलट सकते हैं, तो ये कंडीशन फिर खड़ी हो जाएगी कि क्या क्रॉस वोटिंग होगी। हाँ। और वोट किस तरफ जाएगा, टीडीपी किस तरफ वोट करेगी। नहीं, एक और कहानी बीच में आई है, अभी खबर आई है कि जो डी पुरंदेश्वरी है, भारतीय जनता पार्टी की आंध्रा से, जो कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनको डिप्टी स्पीकर बनाया जा सकता है और हो सकता है कि बिरला साहब को रिपीट किया जाए स्पीकर पद पे। अगर ये कंडीशन होती है तो क्या टीडीपी जेडीयू सेटिस्फाइड होगी?
देखिए टीडीपी तो हो जाएगी, क्योंकि टीडीपी से तो उनके अपने संबंध है। सवाल है जेडीयू किधर जाएगी, हाँ। क्योंकि लेकिन वो पार्टी में तो नहीं है ना, बीजेपी के अध्यक्ष हैं वो। हाँ नहीं, बीजेपी अध्यक्ष हैं, लेकिन टीडीपी फिर भी सेटिस्फाई हो सकती है। देखिए टीडीपी से उनके नायडू से अच्छे संबंध हैं, उनके पारिवारिक संबंध हैं, तो ऐसे में किसी तरह ये पुरंदेश्वरी वाला जो दांव है वो इसलिए हो सकता है ताकि बीजेपी का नेता भी रहे, टीडीपी भी सेटिस्फाई रहे। तो टीडीपी को मतलब एक ऐसा चेहरा उन्होंने आगे ला सकते हैं जिससे मतलब ये भी रहे कि हाँ बीजेपी का भी चेहरा है और वो टीडीपी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। जेडीयू का क्या होगा फिर? हाँ, ये जेडीयू के लिए परेशानी हो जाएगी, क्योंकि अगर टीडीपी बीजेपी के फेवर में जाती है तो जेडीयू के लिए अकेले कुछ भी कर पाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अकेले फिर अगर ये सवाल खड़ा होगा कि यार नीतीश कुमार इसके लिए INDIA गठबंधन अलायंस से डील कर सकते हैं, अंदर खाते कोई नहीं कोई क्रॉस वोटिंग है, इस तरह की बात हो सकती है। तो इसकी आशंका जरूर पैदा हो जाएगी, होगा या नहीं होगा ये तो समय बताएगा। वो तो जेडीयू का मसला है, लेकिन अगर इंडिया अलायंस प्रत्याशी उतारता है तो क्या बीजेपी के लिए इतना आसान होगा कि वो अपने पसंदीदा उम्मीदवार को स्पीकर बना सके? इतना आसान होगा? क्योंकि नंबर के हिसाब से देखा जाए तो इस बार विपक्ष ठीक ठाक अच्छे कंडीशन, मजबूत पोजीशन में। विपक्ष मजबूत कंडीशन में, बीजेपी के लिए मुश्किल इसलिए होगा क्योंकि उनके पास अकेले बहुमत नहीं है। उन्हें अपना स्पीकर और अपना डिप्टी स्पीकर दोनों रखने के लिए टीडीपी और जेडीयू दोनों को अपने साथ रखना होगा। अब ये बड़ा मुश्किल मामला है। अब पुरंदेश्वरी के नाम पे टीडीपी साथ आ सकती है, लेकिन फिर जेडीयू किधर जाएगी? अगर जेडीयू टूट के INDIA के साथ हाथ मिलाती है, स्पीकर पद के लिए वोट करती है, तो विपक्ष तो यही समझता है ना कि नीतीश कुमार को फोड़ने का बहुत बड़ा मौका है। नीतीश कुमार को अगर ये हिस्सेदारी नहीं मिलती है, क्योंकि मंत्रालय में भी 1 या 2 सिर्फ मिले हैं, 2 मिले और अगर उससे इसके अलावा अगर टीडीपी के कोटे में जाता है या बीजेपी दोनों स्पीकर डिप्टी स्पीकर दोनों अपने पास रखती है, तो नीतीश कुमार को अपने पाले में लाने के लिए ये एक दाव चला जा सकता है कि एक तरह से प्रत्याशी अपना उतारिए और नीतीश को कहिए कि क्रॉस वोटिंग करवाएं। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल संभावना, ये विपक्ष देख रहा है, विपक्ष इसी संभावनाओं को देख रहा है, और जो डिमांड हुई है वो इसी संभावना को देखते हुई है। मतलब ये मुझे लगता है कि अब जो शुरू होगा लोकसभा सत्र, उसमें शुरू के जो 3 दिन होंगे वो बिल्कुल देखने लायक बात को लेकर होंगे। हाँ, लॉटरी किसकी लगने वाली है इस बार, ये पता चल पाएगा। हाँ, मतलब इस कुर्सी के बहाने बहुत कुछ मिलने वाला है। और लोकसभा का जो चुनाव था, उस चुनाव मतलब लोकसभा चुनाव जो है उतना मजेदार होता ही है, लेकिन इस बार स्पीकर पद का चुनाव जो है वो और मजेदार हो जाएगा। क्योंकि अगर हम देखें 2014 और 2019 में मतलब बहुत क्लियर कट चीजें थी, और ऐसा मतलब स्पीकर पद के लिए कोई लड़ाई करने की संभावना नहीं थी। लड़ाई इसलिए नहीं हुई क्योंकि किसी के पास इतनी पावर नंबर ही नहीं था, उस समय सत्ता पक्ष वाकई में मजबूत था। अच्छा जरा ये बताइए, स्पीकर पद को लेकर कहा जाए किसकी दावेदारी सबसे मजबूत है बीजेपी के भीतर? ओम बिरला या अभी जो पुरंदेश्वरी की का भी जिक्र हुआ था कि भाई इनको भी बनाया जा सकता है, लेकिन इन सब के अलावा कोई और भी चेहरा है? नहीं, अभी जो चीजें निकल के आ रही हैं, अभी तो ओम बिरला का ही चेहरा है। पुरंदेश्वरी का नाम आ जरूर रहा है सामने, लेकिन अभी खुल के कोई कुछ नहीं बोल रहा है। लेकिन हाँ, जब आप टीडीपी से उनके संबंधों को देखते हैं और बीजेपी में उनके जो पोजीशन है वो देखते हैं, उसे देख के लगता है कि हाँ उनके हाथ में काफी संभावनाएं हैं। पिछली बार जेडीयू की तरफ से राज्यसभा के उपसभापति भी बनाए गए थे, जेडीयू कोटे से थे, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सडन इस तरीके का नाम आए जो जेडीयू को खुश करने के लिए और 5 साल के लिए पूरा फिक्स करने के लिए एक जिम्मेदारी उनको दी जाए, एक पद दिया जाए? देखिए इस मामले में हम देख सकते हैं कि बीजेपी माहिर रही है। आप देखिए 3 राज्यों के चुनाव हुए थे तो सीएम भी ऐसे निकल के आए थे जो बिल्कुल अनइमेजिनेबल थे, किसी ने सोचा नहीं था। तो इसी तरह का कोई सरप्राइजिंग गिफ्ट इस बार भी हो सकता है। मतलब अभी तक तो सब कयासबाजी है, लेकिन ऐसा सरप्राइजिंग गिफ्ट हो सकता है कि नाम सामने आया तो लोगों को लगे कि ये क्या हुआ। लेकिन पिछली लोकसभा में देखा गया था बिरला का ट्रैक रिकॉर्ड, मुझे लगता है कि लोकसभा स्पीकर के तौर पर बहुत अच्छा था और बीजेपी के लिए फ्रूटफुल भी था। तो हो सकता है कि अगर ये खींचतान ना हो तो ओम बिरला के लिए एक बार फिर से मौका है कुर्सी संभालने का। नहीं देखिए, ओम बिरला के लिए बीजेपी जरूर चाहेगी, लेकिन INDIA अलायंस बिल्कुल नहीं चाहेगा कि ओम बिरला दोबारा आए, क्योंकि उनके लिए वो बिल्कुल फ्रूटफुल नहीं थे। तो ये तो अब जैसे ही लोकसभा सत्र शुरू होगा तब पता चलेगा कि क्या स्थिति बनती है। 24 जून या 25 जून तारीख क्या है लोकसभा? 24 जून ना। तो चलिए 24 जून का इंतजार करिए। खैर अभी तो चर्चा इस बात को लेकर हो रही कि अगर विपक्ष उम्मीदवार उतारता है तो क्या होगा, क्या वाकई में क्रॉस वोटिंग को लेकर जो विपक्ष संभावना तलाश रहा है वो होता दिखाई देगा, या फिर भारतीय जनता पार्टी का जो मैनेजमेंट स्किल कही जाती है वो वाकई में बड़ी मजबूत होती है, तीनों पार्टियों को साथ ले और फिर विपक्ष के पास या तो डिप्टी स्पीकर का पद मिल जाएगा वरना कुछ हाथ में नहीं आएगा। इसका इंतजार करिए, तभी पता चलेगा जब सदन के भीतर वो 2-3 दिन जो गर्माहट होगी और किसकी तरफ वोटिंग का पलड़ा भारी पड़ता है, ये बात साफ हो जाएगी। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ नेशन।